11। तो हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखेंगे 11, 11। ठीक है, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि हिंदी में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है। जब यहीं पे लग जाए कि हिंदी में कुल यानी टोटल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो हिंदी में टोटल स्वरों की संख्या बेटा कितनी होती है? तो टोटल 13 होती है, 13। कुछ बच्चे हमारे जवाब दे रहे हैं कमेंट में, सभी का लगभग जवाब सही आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड बेटा। ठीक है, तो हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11, और कुल स्वरों की संख्या कितनी है? 13। ये भी ध्यान रखना कि मैथ में जो चीजें बोली जाती हैं वो भी हिंदी में कभी कभी पूछ ली जाती हैं, कैसे लिखा जाता है। तो 13 होता है ना कि तेरा मेरा। बहुत सारे लोग क्या पढ़ते हैं इसको? 13। तो 13 नहीं होता यहाँ पे, और ना ही 13 होता है। क्या होता है? 13 होता है। ठीक, इस तरीके से ये एक एक बात ध्यान रखेंगे। हमारे मुंह से जो भी बात निकलेगी उस एक एक बात को ध्यान में रखिएगा। वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा गया है, कहीं ना कहीं पूछा जाता है, कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। ठीक, इसलिए एक एक बात को ध्यान रखिएगा। तो हिंदी में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13। तो इसको ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखेंगे सभी लोग, ऐसे 13, ना कि 13 या 13। ठीक, तो इसको ध्यान रखेंगे। और 11 होता है तो गेरा एरा नहीं होता है। क्या होता है? 11। इस तरीके से इन सब बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, सभी को समझ आ रहा है? हिंदी में स्वरों की संख्या 11, कुल स्वरों की संख्या 13 है। तो अब यहां पे हम लोग बात कर लेते हैं 11 में दो कौन से नहीं ऐड होते हैं जो 13 में ऐड होते हैं। तो आ से लेकर के औ तक ये 11 के अंतर्गत आते हैं, और आ से लेकर के आह तक ये 13 के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे कौन से नहीं ऐड होते हैं इसमें? तो दो नहीं ऐड होते हैं। कौन से? अंग और आह। अंग और आह नहीं ऐड होते हैं। अंग और आह क्या हैं पूछ लिया जाता है, तो अंग और आह क्या हैं? अयोगवाह हैं। क्या हैं? अयोगवाह। तो अंग और आह क्या हैं? अयोगवाह हैं। ठीक, यहां तक सभी को समझ आया? इस वर्ड को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि अंग और आह को क्या कहते हैं। तो अंग और आह को बेटा क्या कहते हैं? अंग और आह को अयोगवाह कहते हैं। आ यानी नहीं, योग यानी योग जुड़ करके, वाह यानी वहन करना। वे वर्ण जो बिना किसी योग के अर्थ का वहन करते हैं, इसलिए उनको अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया अयोगवाह, अंग और आह। ठीक है, तो अब ये बातें सबको पता है। जो भी बच्चा ये क्लास पढ़ लेता है, कहीं भी जाता है पढ़ लेता है, तो उसको ये सारी चीजें पता हो जाती हैं। लेकिन इतना पढ़ने से क्या सिलेक्शन होगा? तो इतना पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आपको थोड़ा विधिवत रूप से और डीपली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको पढ़ाएंगे। जैसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि अंग और आह को अयोगवाह किसने कहा है, तो आपको यहां तक जाना पड़ेगा, तब सिलेक्शन होगा। क्योंकि इतना सब बता देंगे तो क्या सबका सिलेक्शन होगा? सबका सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन किसका होता है? जो चीज सब बताते हैं उसमें से जो चीज नहीं बता पाते, सभी कुछ लोग बता देते हैं, ठीक, उनका सिलेक्शन होता है। वहीं से कट ऑफ बनती है। ठीक है, 60% से लेकर के 70% हर किसी को आ रहा होता है। उसमें से ऊपर का जो 10-5% होता है, जो उसको पास करता है, उसी का सिलेक्शन होता है। तो इन चीजों को ध्यान रखेंगे। ये बेसिक चीजें हैं, ये सबको पता है। अब तुमको जो है बेसिक में थोड़ा अपना एडवांस लेवल बनाना है। क्योंकि आप समझ रहे हैं आजकल का हर बच्चा 10-10 घंटे, 8-8 घंटे, 5-5 घंटे लगातार पढ़ रहा है, तो वो बेसिक प्लस एडवांस जा रहा है। इसलिए आपको अपने आप को समय अनुसार बदलना होगा, आपको भी एडवांस होना पड़ेगा। ठीक है, तो इनको अयोगवाह किसने कहा है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। अंग और आह को अयोगवाह आचार्य किशोरी दास वाजपेयी जी ने कहा है। किसने कहा है?
किशोरी दास वाजपेयी। अंग और आ को अयोगवाह किसने कहा है? तो अंग और आ को अयोगवाह आचार्य किशोरी दास वाजपेयी जी ने कहा है। ठीक है, समझ आया सभी को इतना? कमेंट करिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, कुछ भी पूछना हो, कोई बात ना समझ आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बताइए सभी लोग यहां तक क्लियर है? समझ आ रहा सभी को? कोई दिक्कत तो किसी प्रकार की नहीं हो रही है पढ़ने में? ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट पेज पे। तो यहां से पूछ लिया जाता है स्वरों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशंस ऑफ वोवेल्स, स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण यानी स्वरों के प्रकार, कई प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया है। तो उसमें से स्वरों का जो है वर्गीकरण कई प्रकार का, उसमें से पहला प्रकार हम लोग जानेंगे वो कौन सा है। तो पहला प्रकार आता है स्वरों का जो पूछा जाता है, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वर के प्रकार। किसके आधार पर? मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वर के प्रकार। तो सभी लोग कमेंट करिए इसके आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सभी लोग ध्यान देंगे कि मात्रा होती क्या है और या इसका उच्चारण का नाम क्यों पड़ा, दो नाम क्यों हैं। तो हमने बताया आपको एक एक शब्द की परिभाषा बताएंगे, एक शब्द को समझाएंगे तो आपको दोबारा कहीं भी ज्यादा रटने की जरूरत ना पड़े, आप समझ के पढ़िएगा यहाँ पे। तो मात्रा क्या होती है? वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। क्या होती है मात्रा? वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। ठीक, तो यही इसका नाम इसीलिए पड़ गया उच्चारण काल। उच्चारण का मतलब प्रोनाउंसिएशन करने, उच्चारण में काल का मतलब होता है समय। ठीक, तो यही उच्चारण काल यानी उच्चारण में जो समय लगता है इसीलिए इसका नाम मात्रा भी हो गया। तो मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? तो मात्रा क्या होती है? वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है मात्राएं दो प्रकार की होती हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ठीक, इसीलिए कहते हैं कि जिसमें कम समय लगता है, ह्रस्व का मतलब कम, जिसमें कम समय लगता है उसे ह्रस्व मात्रा कहते हैं और जिसमें अधिक समय लगता है उसे दीर्घ मात्रा कहते हैं। ठीक, तो मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? तो इसके आधार पर बेटा तीन प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? तीन प्रकार। और वो तीन कौन से होते हैं? तो यहां पे देखेंगे, पहला प्रकार होता है ह्रस्व स्वर। कौन सा? ह्रस्व स्वर। और दूसरा कौन सा होता है? तो दूसरा होता है दीर्घ स्वर। और तीसरा अगर पूछे तो तीसरा कौन सा होता है? तो तीसरा होता है प्लुत स्वर। ये मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वर के तीन प्रकार होते हैं। ठीक है, ह्रस्व स्वर का पूछ लेते हैं कि दूसरा नाम क्या होता है। तो ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक मात्रिक स्वर, या इसी को मूल स्वर भी कहते हैं, या इसी को लघु स्वर भी कहते हैं। तो आप हमसे जुड़े रहिएगा, इस तरीके से एक एक चीज के जितने भी नाम बनते हैं सारे आप लोग देखते रहिएगा। अभी तक इसमें से एक दो तीन नाम पता होंगे लेकिन ये चारों नाम नहीं पता होंगे बेटा। तो आज तुमको हमने बेसिक टू एडवांस लेवल पढ़ाना शुरू किया है, इसलिए सभी लोग अच्छे से इसको पढ़ेंगे और नोट भी कर लेंगे। ठीक है, नोट करने में बेटा शर्माना नहीं, ना बेइज्जती समझना। ठीक है, अभी तुमको शर्माने के बहुत सारे मौके मिलेंगे, आराम से शादी होगी, ठीक है, कलेवा पे बैठोगे, गोद में उठाओ जाओगे,
ठीक है, घूंघट कढ़वाया जाएगा तो सभी को भी शर्माने के बहुत सारे मौके मिलेंगे, यहाँ शर्माना नहीं है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग बच्चे करते हैं कि क्लास में अगर पढ़ रहे हैं या दो चार लोग बैठे हैं तो आपस में जो चीज नहीं आती उसको पूछेंगे नहीं, कहते हैं कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी, अपने आप में इंसल्ट फील करते हैं। तो अच्छा, बेइज्जती किसी की नहीं होती है, पढ़ा इसीलिए जाता है कि जो चीज नहीं आती है उसको पूछो, ठीक है, उसको समझो। अगर मान लो तुम्हारी बेइज्जती हो भी गई तो जो भी 10-5 लोग हो बैठे उन्हीं में होगी, और कितनी बार होगी, केवल एक बार होगी। और अगर वो चीज आप पूछते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, तो वो चीज आपको पता नहीं होगी, तो वो बेइज्जती आपकी बार बार होगी और उतने लोगों की बजाय पूरे समाज में होगी। ठीक, इसलिए शर्माना और बेइज्जती फील करना ये सब पढ़ाई के समय पे दूर रखा जाता है, वहां पे इन सब चीजों को नहीं लाया जाता है। ठीक है, तो इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे। अगला दीर्घ स्वर है, तो दीर्घ स्वर का दूसरा नाम क्या होता है? दीर्घ स्वर को बेटा द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विमात्रिक स्वर। और एक इसका तीसरा नाम होता है, इसको संधि स्वर भी कहते हैं। संधि स्वर क्यों कहते हैं, दीर्घ स्वर क्यों कहते हैं, ये सारी बातें आपको भी हम समझाएंगे विधिवत रूप से। संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़, तो जो दीर्घ स्वर होते हैं वो दो स्वरों के मेल या जोड़ से बनते हैं, इसलिए इनको संधि स्वर भी कहते हैं। और द्विमात्रिक क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें दो मात्रा का समय लगता है। अभी आगे ये तीनों परिभाषाएं विधिवत पढ़ाएंगे तो अच्छे से क्लियर होगा। तीसरा है पुल्ल स्वर, और इसको त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। तो ये तो हो गए स्वरों के वर्गीकरण में पहला प्रकार। मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वर के 3 प्रकार होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। और ह्रस्व स्वर का दूसरा नाम एक मात्रिक स्वर भी होता है, मूल स्वर भी होता है और लघु स्वर भी होता है। और दीर्घ स्वर का दूसरा नाम द्विमात्रिक भी होता है और संधि स्वर भी होता है। और फिर प्लुत स्वर का दूसरा नाम त्रिमात्रिक स्वर भी होता है। ठीक, यहां तक क्लियर? ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। तो पहली चीज हम लोग देखते हैं कि ह्रस्व स्वर होता क्या है। ह्रस्व स्वर तो वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय बोलें तो एक मात्रा का समय, इसीलिए इनको एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। ठीक, वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ठीक, तो जैसे देखेंगे, जैसे कौन से होते हैं ह्रस्व स्वर, जैसे अ, इ, उ और री। तो ये 4 होते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 4, अ, इ, उ और री। ठीक है, समझ आया इतना सभी को? ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और री। ठीक है, आगे इसके बाद दूसरा कौन सा प्रकार है हमारा, वो हमने बताया था। दूसरा प्रकार हमारा है दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर क्या होता है? वे स्वर जिनके उच्चारण में
अधिक समय दो मात्रा का समय, ठीक। अधिक समय लगता है, दीर्घ स्वर कहलाते हैं, ठीक। जैसे कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7, कितनी हो गई? 7। अब ये सब चीजें बेटा तुमको घर में करके जानी है। कहाँ करके जानी है? घर में करके जानी है, क्योंकि एग्जाम में हमारा टारगेट क्या होता है कि समय की बचत करना। और समय की बचत कैसे होगी? जब आप घर से इस तरीके से प्रिपरेशन करके जाएंगे। जैसे उन्होंने पूछा दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, तो तुम घर से पढ़ के गए, ऐसे देख के 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ लिख लिया 7, कितनी होती है? 7। तो 7 होती है। अगर तुमने ये घर से प्रिपरेशन नहीं करके कि वहां ऐसे किया उंगलियों पे आ ई ऊ ए ऐ ओ औ ऐसे उंगलियां चलाएं, तो कम से कम 2 4 10 सेकंड जाएंगे और 2 4 सेकंड का तुम्हारा लॉस हो जाएगा। सिलेक्शन उसी का होता है जो ये सब चीजें घर से तैयार करके जाता है। टाइम का मैनेजमेंट इसी प्रकार से होता है, ठीक है। वही लोग कहते हैं कि हमें परीक्षा में टाइम कम दिया गया, टाइम मिल ही नहीं पाएगा। तुम घर से टाइम का मैनेजमेंट ही नहीं करके गए तो टाइम कैसे मिलेगा? टाइम मैनेजमेंट यहाँ से ऐसे ही सीखिए कि कितनी संख्या है, तो 7 है, यहाँ खटाक से लिख लीजिए 7, उसको नजरों में बैठा लीजिए, ठीक है। और जब आप लिखेंगे, उसको देखेंगे बार बार, तो क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। तो पढ़ने के साथ साथ तुमको घर पे एक बार, अभी क्लास हो जाने के बाद घर पे रिवाइज जरूर करना है, क्योंकि घर में अगर रिवाइज नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। अगर केवल क्लास में पढ़ने से सिलेक्शन हो जाता तो क्लास में पढ़ने से सभी का हो जाता, कोई बेरोजगार बचता ही नहीं। क्योंकि क्लास में तो सभी पढ़ने आते हैं, क्या सबका सिलेक्शन होता है? नहीं होता है। क्लास के साथ साथ जो बाद में घर पर पढ़ता है सिलेक्शन उसी का होता है, ठीक। इसलिए जो है क्लास के बाद में घर पर रिवाइज करना बहुत जरूरी है। अगला हम लोग तीसरा प्रकार समझेंगे कौन सा होता है। तो तीसरा होता है प्लुत स्वर। आप लोग हमसे जुड़े रहिएगा, आप लोगों को पढ़ाई के साथ साथ और भी ज्ञान मिलता रहेगा, ठीक है। तो प्लुत स्वर क्या होता है? वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, प्लुत स्वर कहलाते हैं, ठीक है। तो सभी लोग जानेंगे प्लुत स्वर क्या होता है। वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, प्लुत स्वर कहलाते हैं। तो बताइए सभी लोग कमेंट करें कि मिनिमम कितनी मात्रा का समय लगेगा? मिनिमम कितनी मात्रा का? जैसे हमने बताया था दीर्घ स्वर से अधिक समय, तो मिनिमम कितनी मात्रा? तो आपको रीजनिंग वाला दिमाग चलाना चाहिए कि अभी सर ने बताया कि दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय लगता है। जब दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय लगता है तो हमने कहा कि दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, तो मिनिमम कितनी मात्रा हुई? तो मिनिमम 3 मात्रा का समय जरूर लगता है। इसीलिए इनको त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। हमने यहाँ ये लिखाया है कि इनको त्रिमात्रिक स्वर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें दीर्घ स्वर से भी अधिक समय यानी कम से कम 3 मात्रा का समय लगता है, इसलिए इसको प्लुत स्वर कहते हैं या त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं, ठीक। समझ आया सभी को? ओके। देखिए जैसे ओ, ये जो बीच में बना हुआ है एस एस एस,
इसका मतलब होता है एक वर्तुल रेखा यानी एक टेढ़ी रेखा, और ये दीर्घ मात्रा का बेटा सिंबल होता है। अब ये बीच में कम से कम 3 जरूर होने चाहिए, 3 से अधिक हो सकते हैं, 3 से कम नहीं होने चाहिए, तभी प्लुत स्वर बनेगा। ठीक है, समझ आया? प्लुत स्वर क्या होता है? जिसमें अधिक देर तक दीर्घ मात्रा का आप खिंचाव करते हैं, आलाप खींचते हैं, उसी में प्लुत स्वर का यूज होता है। ठीक है, जैसे आप लोग देखते हैं कि इनका उपयोग कहाँ होता है, तो इनका उपयोग नाटक आदि के मंचन में अथवा किसी को पुकारने में किया जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी गाने वगैरह सुनने जाते हैं या कोई प्रोग्राम चल रहा था, तो वहां पे जो कलाकार लोग आते हैं वो लोग आलाप खूब खींचते हैं। जैसे कि किसी को पुकारना हो तो राम नहीं कहेंगे, हे राम, बहुत देर तक खींच दिया। ठीक, तो उसी में किसका उपयोग हुआ? प्लुत स्वर का। जैसे गाना शुरू किया तो ऐसे नहीं शुरू किया ओ, ऐसे करेंगे, पहले बहुत देर तक करेंगे ओ मेरे सनम। ठीक, तो पहले तो बहुत देर तक आलाप निकालेंगे, फिर आगे अपना गाना प्ले करते हैं। ठीक, तो इसी को आलाप खींचने को ही क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक, समझ आया सभी को? तो ये मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर 3 प्रकार होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, जिसमें से आपको थोड़ा एडवांस लेवल पढ़ाएंगे तो दीर्घ स्वर भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? सजातीय दीर्घ स्वर और विजातीय दीर्घ स्वर। और विजातीय दीर्घ स्वर को संयुक्त स्वर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आगे आप लोगों को अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा। यहां तक सभी लोग बताइए कि आज की क्लास कैसी लगी। सभी लोग कमेंट करेंगे कि क्लास कैसी लगी, कुछ समझ आया। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग कमेंट बाद में ऑफलाइन भी कर दीजिएगा, और सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी हमारी क्लास होगी तो आपके पास पहले से ही नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग खूब मेहनत से पढ़िए लिखिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए, देश का नाम रोशन करिए, अपने ऊंचे पदों को, अपने सपनों को साकार करिए। इसमें हमारी जो भी मदद हो सकेगी हम आपके साथ हैं। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।